नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। आप बीजेपी में तकरार शुरू, केंद्र सरकार के नए बिल से चली केजरीवाल की ताकत। अब दिल्ली में सरकार मतलब होगा उपराज्यपाल। सचिन वाजे की गिरफ्तारी से महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार, उद्धव ठाकरे से नाराज हुए शरद पवार। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार, ममता राहुल पर जमकर साधा निशाना, हर तरफ गूंजे जय श्री राम के नारे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी ने बुलाई सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक, फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना। राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर मचा बवाल, अशोक गहलोत आए सवालों के घेरे में, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों से पावर निकल गई है। केंद्र सरकार ने संसद में एनसीटी एक्ट को लेकर संशोधित बिल पेश कर दिया है। ये बिल दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत बढ़ाने वाला है, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बिल दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने वाला बिल है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर मनीष, इस बिल से किस तरह से दिल्ली सरकार की ताकतों पर असर पड़ेगा? दरअसल केजरीवाल ये चाहते हैं कि दिल्ली को वही हक हासिल हो जाए जो दूसरे किसी राज्य को होता है। उनके सारे आर्गुमेंट्स में सबसे बड़ी खामी यही है कि वो इस बात को नहीं बताते देश की जनता को, और खास करके दिल्ली की जनता को, कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। ये एक यूनियन टेरिटरी के तहत एक स्पेशल कैटेगरी का नेशनल कैपिटल टेरिटरी से घोषित किया गया है, और ये एक कानून के तहत चलाया जाता है और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अहम रोल होता है। दरअसल इस कानून को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक डिसीजन दिया, और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वो जो कहते हैं लॉफ्टी जो आइडियल्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के और फिलॉसफी के, उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, और जो बेसिकली जो कानून है उसके जो नुएंसेस है उसको इग्नोर कर दिया। अब उसमें हुआ ये कि हिंदुस्तान के किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो भी असेंबली वहाँ पे डिसीजन लेती है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति ज़रूरी है। अब यहाँ ये हो रहा था कि जब से वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये तो अपने आप को फन्ने खा समझने लग गए, और उसके बाद जितने भी उसने डिसीजंस लिए, जितनी भी फाइलें जो हुई, उसमें इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंसल्ट तक नहीं किया। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इंटरप्रिटेशन के जरिए केजरीवाल ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, और इसलिए ये दायित्व तो केंद्र का बनता है क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ पे कोई अराजक किस्म का शख्स मुख्यमंत्री बन जाए और अपने हिसाब से वो सरकार चलाना शुरू कर दे, तो ये एक नेशनल माने राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इसलिए सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कानून ला करके केजरीवाल और जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो ताकि क्लैश नहीं हो, इसलिए ये संशोधन लाया गया। यानी कि उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इस कानून के आने के बाद एलजी और सीएम के बीच के रिश्ते जो हैं वो सुधर जाए। वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार पड़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक नए प्रकरण में शिवसेना की भूमिका की वजह से शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। इसी के मद्देनजर शरद पवार ने संजय राउत से मुलाकात भी की। इसके अलावा एंटीलिया केस में भी एनआईए को कई और बड़े सबूत हाथ लगे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के पास पीपीई किट पहने एक आदमी को देखा गया है, और माना जा रहा है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से सचिन वाजे की भूमिका इसमें अब सामने आई है, उसके बाद पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार में भी दरार पड़ गई है, तो सोनिया गांधी और शरद पवार का क्या रुख होगा अब इस मामले में?
देखिए, ये लोग तो सरकार इसलिए चलाते हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इनको लूटने का मौका चाहिए, और इसलिए सत्ता को कैसे बचाया जाए उसके प्रकरण में ये लोग जो है जुटे हुए हैं, उसी की ये लोग योजना बना रहे हैं। आज दिन भर जो है मीटिंग्स चलती रही और इन लोगों ने अब ये तय किया है कि इस पूरे जो सचिन वाजे का जो प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से वो रंगे हाथ पकड़ा गया है, उसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर की गर्दन जो है वो काटी जाए और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, और ये कहा जाए कि भाई एक रोग ऑफिसर था और एक इनकेपेबल पुलिस कमिश्नर था जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ है। अब सवाल ये है कि एक अदना सा सब इंस्पेक्टर इस तरह के काम को कैसे अंजाम दे सकता है। ये तो बड़े बड़ी हस्तियां इसके पीछे शामिल होंगी, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर ही बॉम्ब रख दिया। अब पीपी किट में बताया जा रहा है कि वो खुद सचिन वाजे ही था। तो ये सारा काम जो सचिन वाजे ने किया और जिस तरीके से मुंबई पुलिस के पास से वो दोनों गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिस तरह से सबूत मिटाए गए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कुछ अधिकारियों को पनिश करके अपनी सरकार को बचाने में जुट गए हैं। और इसलिए शरद पवार नाराज़ हैं क्योंकि गृह मंत्री उनका ही है, अनिल देशमुख, उन पे भी गाज गिरने वाली है। यानी कि खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार अब तमाम तरह की योजनाएं तैयार कर रही है। उधर बंगाल के पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। टीएमसी के गुंडों को 2 मई के बाद चुन चुन कर सजा दी जाएगी। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं सीएम योगी के इस बयान के जो उन्होंने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर साध? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को क्लियर कट टास्क दिया गया है कि वो बंगाल जाकर के रैलियां करें और उनकी रैलियों के बाद उस इलाके के अंदर हर तरफ जय श्री राम और जय श्री राम की गूंज सुनाई दे। और इसी टास्क को वो पूरा करने के लिए वो अलग अलग जगहों पे रैलियां कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही मज़ेदार बात आज कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो वैचारिक जीत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। जो ममता बनर्जी जालीदार टोपी पहन के उस तरह के पोस्टर्स लगा करके नमाज पढ़ती हुई नजर आती थी, आजकल काली पाठ कर रही है। और ममता बनर्जी ने निराश नहीं किया। ममता बनर्जी को हो क्या गया है, ये अजीबोगरीब स्थिति है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि प्रचार के दौरान नेता वहाँ पे दुर्गा श्लोक जो है वहाँ पे वो गा रही है, काली माँ की पूजा कर रही है। और ये इस तरीके से ये जो ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, जिस तरीके से वो सामने आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उन जगहों पे भेज के भारतीय जनता पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक चला रही है। और चूँकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में हिंदुत्व के एक प्रतीक चिन्ह हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कैंपेन से बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। यानी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हुंकार भरी, उसके बाद हर तरफ जय श्री राम के ही नारे गूंजते दिखाई दिए। वहीं कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने के बाद भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है, वहीं कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगा है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और हालात से निपटने को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही इन हालातों को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि फिर एक बार देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो क्या फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है? बिल्कुल संभावना है। जहाँ जहाँ ये सीरियस प्रिपोजिशंस में वो फैलता जाएगा, उस जगह पे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बहुत जगह लगाया गया है। वहाँ की सरकार इस तरह से फिर से जो सेकेंड वेव जो आया है उसको कंट्रोल करने में वो कामयाब नहीं रही है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर वो फैल रहा है, वो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। इसलिए आप देखिए किस तरीके से प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो है एमपी के अंदर लिए जा चुके हैं। वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जितनी बड़ी हमारी साइज़ है उस हिसाब से तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है।
अब मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों को अब ये भी लगने लग रहा है, और ये वाजिब सवाल भी है, कि हम पूरी दुनिया में वैक्सीन भेज रहे हैं, पूरी दुनिया की जान बचाने का ठेका हमने ले लिया है, लेकिन ये बढ़िया होगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोसेस को तेजी लाएं। जो वैक्सीन्स जो दुनिया में हम बांट रहे हैं, पाकिस्तान को भेज रहे हैं, वो हिंदुस्तान में युवाओं को लगाया जाए, वर्किंग क्लास को लगाया जाए, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो दफ्तरों में काम करते हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों को मुहैया कराने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कोरोना का कहर है वो उस पर हम लोग निजात पा सकें। और उसके बाद एक बार हमारा बड़ा पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाता है, तब उसके बाद हम दरियादिली दिखाएं, पूरी दुनिया में अपने वैक्सीन्स को भेजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है प्रधानमंत्री को ये फैसला करने का कि हम ये दुनिया में अपने वैक्सीन्स को भेजें या फिर अपने देशवासियों को बचाएं। यानी कि जिस तरह से देश भर में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हो रहा है, उसके बाद लग रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल 8 महीने पहले जब कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच उठे विवाद के समय सरकार पर यह आरोप लगा था कि विधायकों के टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं, तब राजस्थान सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। अब सरकार ने 8 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक के सवाल के जवाब में कहा कि सभी अधिकारियों ने कानून व्यवस्था के लिए टेलीफोन टैपिंग की है। वहीं बीजेपी ने इसे निजता का हनन बताते हुए आरोप लगाया है कि विधायकों और मंत्रियों समेत सभी लोगों का गलत तरीके से टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की भी मांग की है। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला, और जिस तरह से अशोक गहलोत सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो क्या पार्टी के अंदर भी अब जो नेता हैं वो बगावती सुर अपना सकते हैं? देखिए, फोन टैपिंग करना हिंदुस्तान के अंदर में इलीगल नहीं है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका है कि जिसे आप परमिशन ले करके आप फ़ोन टैप कर सकते हैं। सरकार, पुलिस जो है, ये अधिकार उनके पास है। तो पहली बात ये कि इलीगल नहीं है। और बेवकूफ़ी ये है कि एक सवाल पूछा गया असेंबली के अंदर में, उस सवाल के जवाब में वहाँ की सरकार ने कह दिया कि हाँ, कुछ लोगों के, अगर उनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या टेप हो रहे हैं, तो वो तो कहेगा भाई बिल्कुल ही टेप होते हैं। अब सवाल ये है कि इसको पॉलिटिकल कलर दिया गया है। देखिए, दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल कल्चर का ये हिस्सा रहा है। इन पॉलिटिशियंस को दूसरे के फ़ोन पे क्या बातचीत हो रही है, दूसरे के मोबाइल में कौन सा वीडियो है, उसकी ताका झाकी करने में बहुत आनंद आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, कि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे, तो अचानक से उनके दफ्तर में, आप ये समझ लीजिए, दफ्तर के अंदर जो बाथरूम है, देश के वित्त मंत्री के दफ्तर के अंदर 17 बग मिले थे। कौन सुनना चाह रहा था? मालूम चला कि ये काम चिदम्बरम साहब का था। इस तरह की खबरें आई कि भाई ये लोग जो है, तो ये कांग्रेसी कल्चर है कि आप ताका झाकी करो, दूसरे के कमरे में क्या हो रहा है वहाँ पे दूरबीन लगा दो। तो ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी का, हिंदुस्तान का ये पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है कि आप फ़ोन टेप करवाते हैं, आप ये करते हैं। और हिंदुस्तान में ये मसला उतना बड़ा नहीं बनता है। आप YouTube पे जाएंगे, कई सारे नेताओं के ऑडियो टॉक्स जो हैं, सब तरह के टॉक्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। तो ये अपने आप में एक तो निजता का हनन है ही, लेकिन एक मानसिकता का भी एक परिचायक है कि हिंदुस्तान के राजनेता किस सिक माइंडसेट से वो राजनीति करते हैं। यानी कि राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर बड़ा बवाल तो मचा ही हुआ है, लेकिन पिछली बातें जिस तरह से कांग्रेस की सामने आ रही हैं, उसके बाद कांग्रेस के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।